नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे उमा शंकर जोशी कृत कवि की मनोदशा को दर्शाती कविताएं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। यह है हमारा चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। और इसके इस वीडियो के साथ ही हमारे 60 वीडियो पूरे हो जाएंगे। आपका जो उत्साह हमारी प्रति है वह देखते हुए हमें बड़ा हर्ष महसूस होता है। तो चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। यह है आपका चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। हम पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2, जो कि कक्षा 12 की हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक है। उसके काव्यखंड का अंतिम पाठ उमाशंकर जोशी कृत उनकी कविताएं छोटा मेरा खेत और बगुलों बगुलों के पंख। देखते हैं पहले कवि का परिचय। उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ। आपने अल्पायु में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था। प्रकृति व साधारण जीवन प्रकृति व साधारण मानव के जीवन के अनुभवों को आपने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। भारत की स्वाधीनता के लिए गांधी के साथ स्वाधीनता की लड़ाई में भाग लिया और कई बार जेल भी गए। सन 1947 ईस्वी में आपने संस्कृति पत्रिका का संपादन किया। आपका निधन सन 1988 ईस्वी में हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य हैं विश्व शांति, गंगोत्री, प्राचीना, आतिथ्य, निशीथ, वसंत वर्षा। उपन्यास है विसामो, श्रावणी, मेड़ो। कहानी है शहीद, सापना भारा। संपादन इन्होंने किया है गोष्ठी, उघाटी बड़ी, कलांत कवि, महाराज सानेट, सोनेट और स्वप्न प्रयाण। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। 20वीं सदी की गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें परंपरा का गहरा ज्ञान था। उन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भभूति के उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किया। आप गुजराती साहित्य के बेजोड़ निबंधकार माने जाते हैं। इनकी रचनाओं पर गुजराती संस्कृति का प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब देखते हैं पाठ का परिचय। यहाँ उमाशंकर जोशी जी द्वारा 2 कविताओं का संकलन किया गया है, जिसमें प्रथम कविता है छोटा मेरा खेत। यहाँ कागज के एक पन्ने पर, जिस पर कवि एक चौकोर खेत की भांति अपनी भावनात्मक फसल को उगाता है, को दिखाया गया है। कवि कर्म और कृषि कर्म में समानता दिखाते हुए इनकी तुलना की गई है। दूसरी कविता है बगुले के पंख, बगुलों के पंख। में कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगलों को देखता है और उसकी सुंदरता का बखान करता है। वह इस माया से अपने मन को हटाने के लिए गुहार लगाता है, कोशिश करता है, परंतु कर नहीं पाता। प्रस्तुत दोनों कविताओं का गुजराती से हिंदी रूपांतरण रघुबीर चौधरी और भोला भाई पटेल ने किया है। देखते हैं पहली कविता छोटा मेरा खेत। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता छोटा मेरा खेत से उद्धृत है। इसके रचयिता उमाशंकर जोशी जी हैं। यहाँ कवि द्वारा अनोखी कल्पना करते हुए कागज के पृष्ठों को एक छोटे खेत के समान मान्यता दी गई है। देखते हैं पंक्तियां। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यह जो है मुक्तक कविता है, इसमें तुलना तुकांत नहीं है, इसलिए तो सुनने में इतनी सुंदर नहीं लगती है। इसको पढ़ने का सही तरीका यह है कि इसको आप आराम आराम से एक एक शब्द पढ़ें, ठीक है, तुक ना मिलाएं। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। यहाँ पर मिल रहा है निशेष और विशेष।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्याख्या। कवि कागज के पृष्ठों को एक छोटे खेत के समान मानता है। जैसे खेत के 4 कोने होते हैं, उसी प्रकार कागज के भी 4 कोने होते हैं। धूल युक्त तीव्र हवा चलने पर बीज उड़कर इस खेत में गिर जाते हैं और अंकुरित होकर विकसित होते हैं। उसी प्रकार कवि के मन में भावों का आवेग आवेग आने पर भाव रूपी बीज बो दिए जाते हैं, यानी उसके मन में एक भाव आता है और विषय, उसी विषय पर वो लिखने लगता है, जो रचना के रूप में विकसित होकर हमें दिखाई देते हैं। बीज स्वयं गलकर अंकुरित होता है। उसी प्रकार कवि कविता की रचना करते हुए कल्पना का सहारा लेता है और स्वयं शिथिल हो जाता है, स्वयं को बोलकर वह कविता में डूब जाता है। शब्द रूपी अंकुर निकलते हैं और कवि के रूप में अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, कविता के रूप में अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। जो शब्द हैं वह एक बीज के समान होते हैं। जब अपनी कल्पना के माध्यम से कभी उसको बोता है, तो जैसे बीज बोते हैं तो बड़ा पौधा हो जाता है, उसी प्रकार यहाँ शब्द रूपी अंकुर जब या बीज बोए जाते हैं तो वे कविता के रूप में अपना रूप ले लेते हैं। जिस प्रकार बीज के अंकुरित होने पर उसमें नए नए कोपलें आती हैं, जिसके बाद उसकी टहनियाँ पुष्पों से भरकर झुक जाती हैं, उसी प्रकार साहित्यिक रचना में अलौकिक रसधारा फूट उठती है, जो पाठक के मन को प्रफुल्लित कर देती है। देखते हैं अगली कविता। झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चखोना। कवि कहता है, प्रसंग पूर्वत रहेगा, पहले जैसा है वैसे ही रहेगा। कवि कहता है, इसके बाद बीज से उत्पन्न पौधे पर फल झूमने लगते हैं, यह सब बीज के बोने के परिणाम स्वरूप होता है। इसके काटने पर किसान आनंदित होता है। उसी प्रकार उत्तम साहित्य भी असीम होता है, वह असंख्य पाठकों द्वारा असंख्य बार पढ़ा जाता है। किसी साहित्य से निकलने वाली रसधारा किसी फल की तरह अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती। यह साहित्यिक से उत्पन्न रस लुटते रहने पर भी थोड़ा भी कम नहीं होती। अंत में कवि ने साहित्य को एक ऐसा रस से भरा हुआ पात्र माना है जिसका क्षय नहीं होता, अर्थात उसमें जो रस है, आनंद है, जो कविता पढ़ने पर आनंद आता है, उसको उन्होंने एक प्याले में रखे रस के समान माना है, जो कभी समाप्त नहीं होता। उसे कितना भी पीता जाइए, कभी आप किसी कविता को पढ़ो 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार, या एक से अधिक लोग पढ़ें, बहुत सारे लोग पढ़ें, क्या उसका आनंद कम होता है? नहीं होता, वह बराबर रहता है और बढ़ता ही है। ठीक है, वही चीज़ बोला है कि उसको पढ़ने पर जो आनंद आता है वो रस के समान है, जो कि अक्षय है, जो समाप्त नहीं होता। वह कभी समाप्त नहीं होता, अर्थात जिस कागज पर कविता लिखी जाती है वह 4 कोने वाले खेत के समान ही है। यहाँ हमने तुलना देखी कविता और जो खेत है उसमें, कविता कवि के मन में और जो खेत में, उन दोनों में तुलना देखी। अब इसके बारे में विशेष देख लेते हैं क्या है इस कविता में। छोटा मेरा खेत में खड़ी बोली हिंदी है। दृश्य बिंब का सुंदर प्रयोग हुआ है। रूपक व श्लेष अलंकार का मुख्य प्रयोग किया गया है। कवि ने कृषि कर्म और कवि कर्म की तुलना सूक्ष्म ढंग से की है। तत्सम प्रधान शब्दावली है। अब देखते हैं बगुलों के पंख, प्रसंग देख लेते हैं पहले। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बगुलों के पंख से उद्धृत है। इसके रचयिता उमाशंकर जोशी जी हैं। कवि द्वारा आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफेद बगुलों को देखकर जैसी अनुभूति होती है, उसके बाद पाठक के मन पर उसका जो प्रभाव हुआ है, उसे ही इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। देखते हैं। नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आंखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती हैं मेरी आंखें। नभ में पाती बंधी बगुलों की पांखें। देखते हैं व्याख्या। आसमान में पंक्ति बनाकर उड़ते बगुलों के पंखों को देखकर कवि की आंखें उसी ओर आकर्षित हो जाती हैं। उसकी सुंदरता देखकर कवि की आंखें आंखें एकटक नहीं फटी नहीं रह जाती, एकटक होकर उसे देखने लगती हैं और इससे
हटना नहीं चाहती। उसकी सुंदरता देखकर कवि की आंखें एकटक होकर उसे देखने लगती हैं और उससे हटना नहीं चाहती। उसे ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के ऊपर आसमान की छाया गिर रही है और यह बादलों पर सांझ की श्वेत काया के रूप में प्रतीत हो रही है। इस मनोहर दृश्य ने मानो कवि को अपने मायाजाल में बांध लिया हो। वह अन्य लोगों से अनुरोध करता है कि इन बगुलों की पंक्ति को कोई थोड़े से समय के लिए रोक दे, क्योंकि जाते हुए बगुलों की ये पंक्ति उसकी आंखों को माने अपने साथ चुरा कर ले जा रही है। बहुत छोटी सी कविता है, ठीक है, 8 लाइनों की। देखते हैं क्या था इसमें विशेष। खड़ी बोली हिंदी है, दृश्य बिंब विधान है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आंखें चुराना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य का मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया गया है। तो यह था आपका प्रिय चैनल सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आपको कोई वीडियो बहुत अच्छी लगती है या बहुत बेकार भी लगती है तो हमें अवश्य बताएं, उसमें क्या कमी है, हम उसका सुधार करेंगे। और अच्छी लगी है तो क्या अच्छा है उस वीडियो में, वो हमें प्रोत्साहित करेगा। आप हमें कमेंट्स ज़रूर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। आगे हमारे वीडियो को बढ़ाएं। अन्य जो बच्चे हैं 12वीं तक के, उन सब तक हमारी वीडियो अवश्य पहुंचाएं, जिससे हमारे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो। फिर मिलते हैं। यह था आज हमने पढ़ा छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। आगे फिर मिलेंगे वीडियो संख्या 61 के साथ। नमस्कार।